नालंदा, मगध और मिथिला, महाकवि विद्यापति के गीतों की गूंज, भिखारी ठाकुर का विदेशिया, कौटिल्य से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक का बिहार अपनी बहुरंगी बोली बानी, गीत संगीत की धमक देश विदेश तक पहुंचा चुका है। इसी बिहार के सुपौल जिले की प्रतिभा कुमारी एक तरफ महिला सशक्तिकरण की मुखर आवाज हैं, तो दूसरी ओर 3 दशक से अधिक समय तक बिहार के सरकारी स्कूल में बतौर इंग्लिश टीचर शिक्षण का भी अनुभव रखती हैं। प्रतिभा जी, आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। ये बताएं, बिहार के नाम पर जो भोजपुरी गानों और फिल्मों का नाम सबसे पहले आता है, तो क्या यही है असली बिहार? आपके YouTube चैनल मन के मौसम में मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। और जो आपका प्रश्न है बिहार के बारे में कि भोजपुरी गाने और फिल्में जो बिहार को एक पहचान देती है, तो वो तो बिहार है ही, लेकिन वही बिहार नहीं है। अगर बिहार को एक वृक्ष माने तो वो बिहार की एक शाखा है, और वह भी जरूरी है जो आपको जीवंत रखती है, आपको थिरकाती है, आपको झुमा देती है। उनके गाने और उनके फिल्म का एक अलग शैली बन चुका है और बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ है। अब प्रसिद्धि का कारण ये है कि लोग उसे पसंद करते हैं, एक बड़ा तबका उन्हें पसंद करता है। मगर लास्ट में मैं ये कहूंगी कि यही बिहार नहीं है, यह भी बिहार है। जी, बिहार की संस्कृति मिथिला और सुपौल का प्राचीन इतिहास रहा है। दूसरा, उसके साथ में एक मधु श्रावणी करके जो महिलाएं गाने के जरिए कथा सुनाती हैं, उनकी भी परंपरा है और आपका इन सब से बहुत जुड़ाव रहा है। तो कुछ इनके बारे में हमें बताएं, या आपके दिल से सीधे जुड़े हुए चीजें हैं? जी हाँ, क्योंकि बचपन से मैं लंबे समय तक वहीं रही जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, और इसी वातावरण में तो मैंने वर्षों तक इन रिवाजों को देखा। ये मधुश्रावणी जो है वो एक लंबे समय तक चलता है, वो कम से कम 15 दिन तक ये पूजा चलती है। अच्छा। तो वो नाग पंचमी के समय में सावन में ही होता है, और उसमें पूजा पाठ और सभी बातों के साथ महिलाएं इकट्ठी होती हैं। महल्ले से उनको बुलाया जाता है, जिसको हम लोग हकार कहते हैं। तो उनका आमंत्रित, एक तरह का आमंत्रण हुआ, वो सबको दिया जाता है और सबको बुलाया जाता है। महिलाएं बड़े इंटरेस्ट के साथ कि जाना ही है, और नहीं जाऊंगी तो फिर ये सामाजिकता के विरुद्ध होगा। और उसकी खासियत ये है कि उसमें विशेष रूप से नाग नागिन की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है। और कथाएं जो महिलाएं उसमें खास जो एक वाचिका के रूप में होती हैं, उनके पास कथाओं का पूरा संग्रह होता है। तो बचपन से मैंने सुनी जो कथाएं, वो समुद्र मंथन से लेकर विष्णु के 10 अवतार को लीजिए, या द्रौपदी का वस्त्र हरण हो वो लीजिए, या कर्ण का वध कैसे हुआ ये लीजिए, फिर वस्त्र हरण इनका गोपिकाओं का कैसे हुआ, पूतना का वध कैसे हुआ, ये सारी कथाएं जो हैं, जो हमारे संस्कृति की बड़ी पहचान है और शास्त्र पुराण से है। तो ये सारी कथाएं मैंने बचपन से किताबों में नहीं पढ़ करके, बल्कि मधुश्रावणी में जो कथाएं होती हैं उसी में सुनी। तो ये कथा का पक्ष है। ये भी इसका बहुत ज्यादा महत्व मेरे ख्याल से है कि अगर उसको सुने तो आप एक जगह बैठ करके समूह में, तो एक सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है, और संस्कृति का एक बड़ा ही सुंदर रूप है ये। उसके साथ अलग संगीत और गीत की बारी आती है। तो मधुश्रावणी में अब जैसे 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार की कथा आज होगी, तो उससे जुड़े हुए गीत महिलाएं गाती हैं। और कृष्ण लीला की कथा चल रही है, तो उसी से जुड़ी गीत महिलाएं गाती हैं।
और उसी मधुश्रावणी के दौरान खास गायकी को भी मैंने सुना, जो बचपन में तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे कि ये क्या गा रही हैं धीरे धीरे करके। बाद में मुझे समझ में आया कि अरे ये तो विलंबित लय है और इसे गाना बहुत कठिन है। इसे लंबे समय तक सुनने और प्रयास करने और सीखने के बाद ही गाया जा सकता है जी। तो मुझे बहुत गौरव हुआ और बहुत मतलब एक तरह से लगा कि आश्चर्य लगा कि अरे हमारे मिथिला परंपरा में और इस तरह के गाने और ये महिलाएं बिना किसी कोई ट्रेनिंग लिए, बिना कहीं कुछ शास्त्रीय विधा सीखे और ये इस तरह के कठिन गीत गाती हैं। तो वो भी मैंने देखा सुना उसमें, और उसके प्रति मेरा एक खास लगाव है कि उसे एक परख मिले, पहचान मिले और उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका वो एकदम लुप्त प्राय है वो। और जो मैथिली में और मैथिली गीतों के प्रति आज जो प्रयास चल रहे हैं, मैं उनको कहीं भी नहीं देख रही हूँ कि उधर किसी का ध्यान हो या कहीं उसे उजागर किया गया हो या उस पर किसी तरह का विचार हुआ हो, ये मैं नहीं देख रही हूँ। तो उसके लिए मेरे मन में कुछ प्रयास करने का जज्बा है, पर ये कोरोना के टाइम में मैं बंद गई हूँ, अपने जन्मस्थान से दूर हूँ, तो थोड़ा यही यह मतलब बाधा आ गई है इसमें। मैं कुछ करना चाहती हूँ उन्हें बाहर लाने के लिए, उनको जिस तरह की मधुबनी कला वो भी उतना ही पुराना, उसको जो पहचान मिली है, तो मिथिला में और भी चीजें हैं जिन्हें पहचान मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं ये भावना रखती हूँ। जी, तो ये मिथिला और सुपौल आपके बहुत ही आपसे जुड़े हुए स्थान हैं। इनके संस्कृति और इनके बारे में जो प्रमुख बातें लोगों को जाननी चाहिए, जैसे मधुश्रावणी, ये तो बहुत ही छुपी हुई बड़ी रहस्यमय चीज आपने बताई कि ऐसी परंपरा, और उसके लिए आप प्रयास कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मिथिला और सुपौल और बिहार की संस्कृति, इनका आपस में जो तालमेल है उसके बारे में बताएं। सुपौल को आप मिथिला से अलग नहीं कहेंगी, हम मिथिलांचल में ही, सुपौल एक जिला है जी, जो आपको 1991 में इसे जिला घोषित किया गया था। तो सुपौल को मिथिला से अलग नहीं कहेंगी। हाँ, सुपौल मेरा जन्म स्थान है, जिला है। वहाँ की अगर एक खासियत पूछें तो वहाँ सरकारी स्तर पर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला हर साल 1 महीने के लिए 26 जनवरी को उसका उद्घाटन होता है, 1 महीने के लिए आयोजित की जाती है, जो कि एक खास चीज है सुपौल की। और उसको ये मेला इतना बड़ा होता है कि इसमें बहुत विशालता इसमें होती है, प्रबंध होते हैं और हर साल होता है ये। तो ये खास चीज है सुपौल की पहचान के लिए, राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला। और नहीं तो सुपौल की संस्कृति और मिथिला का ही अंग है ये, और अलग से ऐसी कोई बात नहीं, बस इसे मिथिलांचल ही मानिए, मिथिलांचल का एक अंग है सुपौल। मिथिला के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? जी, मिथिला के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मिथिला के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग गर्व नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए। उन्हें अपने प्राचीन परंपरा जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज के आप अर्थोपार्जन और जो टेक्निकल युग आ गया है उसको छोड़ करके उसमें लगे रहे, नहीं, उस स्तर पर आप उनको ले आइए और देखिए कि उनकी गहराई कितनी गहराई है उसमें और कितनी बारीक संस्कृति है वहाँ की बोलचाल में, वहाँ के बॉडी लैंग्वेज में। आप परखिए, वो सीता की भूमि है, सीता ने वहाँ सांसें ली हैं, तो उसे हम जिंदा रखते हैं, जिंदा रखे हुए हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ सीता हुई थी जी। तो लेकिन ये है कि मैथिली भाषा और मिथिला के जो रीति रिवाज हैं उसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। हो सकता है आधुनिकता के दौर में, अंग्रेजियत की दौड़ में लोग उस पर गर्व नहीं कर रहे हैं। थोड़ी बहुत पहल आजकल देख रही हूँ चैनल पर, ये जो सखी बहन पा करके आरती झा का प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। तो जरूरत है उसे और भी ऊंचा स्तर देने का जी।
और जो लेकिन प्रयास भी उन्होंने शुरू किया है, ये भी अच्छी बात है। जैसे शारदा सिन्हा ने किया, मैथिली गानों को उन्होंने दुनिया दूर दूर तक पहुंचाया जी। और मैथिली ठाकुर जो आज निकल रही हैं प्रोग्रेसिव बिहार की, वो एक ज्वलंत उदाहरण है, लाजवाब हैं वो मैथिली ठाकुर। और जहाँ दीदी भोजपुरी पूरी गाने के बारे में आपने कहा, तो वहीं हमारे उदित नारायण भी आपके बॉलीवुड में और मिथिलांचल के एकदम समझिए कि बीच से हैं उदित नारायण, पार्श्व गायक जो है वो। जी जी। तो मिथिला के बारे में यही है कि उसे वहाँ कभी कोई इंडस्ट्री नहीं देखी गई। लोग कोसी के मारे, बाढ़ के मारे वहाँ हर साल झेलते हैं, फिर भी अभी भी पुरानी परंपराओं को गांव में लोगों ने जीवित रखा हुआ है और मानते भी हैं उसे, व्यवहार में भी उसी तरह से है वो सब। लेकिन शहरों में जो लोग शहर चले आए हैं वो मैथिली बोलना भी जरूरी नहीं समझते। उनके बच्चों को पता भी नहीं कि मैथिली क्या है, मैथिली भाषा कैसी है, क्या होती है, जबकि मैथिली को यूपीएससी में मान्यता मिल गई है और विषय लेकर लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी जी। इतनी प्राचीन भाषा है मैथिली, इतनी मीठी। हाँ, बहुत साहित्य और बड़ा लोक संगीत और मतलब एक पहचान है बिहार की मैथिली जो है। और विश्व स्तर पर इसके बारे में शोध और काम हो रहा है। लेकिन वही होता है कि जो अपने यहाँ की चीज होती है उस पर लोग उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते और उस पर ध्यान नहीं देते। तो आप जिस तरीके से मधुश्रावणी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो एक इसके बारे में भी जागृति फैलाने की जरूरत है कि जो अपनी मातृभाषा है, जो अपने यहाँ की बोली बानी है, उस पर गर्व करना है बजाय उसको भूलते जाने के। भूलना बहुत आसान है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करना हमारा दायित्व है, बनता है जी। अच्छा प्रतिभा जी, अभी बातचीत में जिक्र हुआ था मधुबनी पेंटिंग का, और आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं और बिना वक्त लगाए करती हैं। तो इसमें जैसे कहना चाहिए कि आप इस कला में भी रची बसी हैं। तो इस कला को आप किस तरह देखती हैं? हाँ, मधुबनी कला तो कितनी प्राचीन है कि इसका इतिहास निकालना भी बड़े रिसर्च का काम होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो जन्म से ही देखा है कि, और बाद में ये विश्व स्तर पर इस तरह से इसको पहचान मिली। मैं आज देख रही हूँ कि मधुबनी कला में जो गांव घर में जो उसकी अपनी ये है स्वाभाविकता एक जो है, जो नेचुरल ढंग से वो होता रहा है, जो सरलता उसमें आनी चाहिए और है उसकी जान, उसकी सरलता में जो भावनाएं उसमें उकेरी जाती हैं। तो आज के कलाकार जो बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं, उस शैली को अपनी कला में प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से, और आधुनिक थाउट को, आधुनिक विचारों को वो अपनी कला में दे रहे हैं। लेकिन मधुबनी शैली को उन्होंने अपनाया है, मैं ये कहूँगी। मधुबनी कल पेंटिंग की जो शैली है उसको उन्होंने अपनाया है। लेकिन असली मधुबनी कला की जो पहचान है और उसकी वो वास्तव में वो जो चीज है वो आपको गांव के दीवारों पे देखने को मिलता है जी। और उसमें उसकी स्वाभाविकता को बड़े बड़े कलाकारों को भी का ये दायित्व बनता है कि उसे बचा के रखें उसे आधुनिकता के दौर में। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो कहेंगे, जो जटिल कला है और बहुत उच्च स्तरीय कला है, उसकी अपनी अलग दुनिया है। मधुबनी कला को मधुबनी कला ही रहने दीजिए जी। आपने कब से पेंटिंग करना शुरू किया था, किस उम्र से? तो ये तो एक बचपन की आदत सी बनी रही, और जब पढ़ाई लिखाई नौकरी के दौर में आई तो ये कम होता गया। ज्यादा तो मैंने बचपन में ही किए ये सब काम, क्योंकि तब फ्री थी और बड़ा मन लगता था और लोग बुलाते थे, करवाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ सारे रिचुअल्स, जितने भी रीति रिवाज परंपराएं हैं, तो उसमें अल्पना डालने का, जिसे मैथिली में हम अर्पण कहते हैं, अर्पण,
और अल्पना डालने का और इस तरह के चित्रांकन का जो मधुबनी कला में है, कोहबर के बिना शादी नहीं होगी, और जनेऊ जिसको जनेऊ संस्कार जो होता है जी, तो उसमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बचपन में ये काम बड़े किए हैं, बल्कि बड़े होकर के बहुत कम कर पाए हूँ। और जब भी किया तो जरूरत से ही किया, ऐसे शौकिया बहुत कम कर पाए जी। और बहुत पहले से ये मेरे बचपन की चीजें हैं ये सब जी। अच्छा प्रतिभा जी, ये गर्ल चाइल्ड और बिहारी मदर इन लॉ की आज छवि में कोई बदलाव आए हैं बिहार में? बड़ी मशहूर रही है ये बातें। हाँ, इसमें हम सब जानते हैं कि बिहार की ही बात करूंगा, अभी तो जातियों में बटे हैं लोग, इसमें इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि लोग जातियों में बटे हैं और कुछ रिवाजों में जातियों में अंतर हो गया है जी, कि इस जाति के लोग हैं तो ऐसे करेंगे, उस जाति के लोग हैं तो लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और उनकी इच्छाओं का ख्याल करेंगे, उनके ख्वाहिशों का, उनकी आकांक्षाओं पर भी ध्यान देंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नहीं, जो है सो है, शादी कर दो, विदा कर दो, अपने घर जाएगी। और फिर महिलाओं को, जो लड़कियों को, विवाहिता को जो समस्याएं हुई तो उनके भाग्य पे छोड़ देते हैं। और एक चीज मुझे बचपन से ही हर्ट किया है कि मेरे घर से निकलो, पति अगर कहे पत्नी को, हो सकता है मैं विषयांतर हो रही हूँ, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पति जब पत्नी को कहता है मेरे घर से निकलो, और वो निकल कर जब पिता के द्वार जाती है तो माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं कि बेटी वही तुम्हारा घर है, हम तुम्हें अपने घर में कैसे स्थान दें, लोक रिवाज के विरुद्ध है ये, वही तुम्हारा घर है। वो अपना द्वार बंद कर लेते हैं। न पिता का घर बेटी का रहा, न पति का घर बेटी का रहा। वो बेटी कहाँ जाए, उसका घर कौन सा है, कहाँ है उसका घर? तो हर बेटी को ये सोचना चाहिए कि उसका अपना घर हो, जो भी कुटिया ही हो उसका अपना हो, और इसके लिए वो तैयार रहे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम अपना घर बन के सबसे अलग हो जाओ, तुम अपने में ये क्षमता रखो कि तुम अपना घर कायम कर सको, भले वो बांस पुआल का ही क्यों ना हो, लेकिन तुम अपना घर कायम कर सको। बहुत सही आपने, मतलब इतनी बड़ी समस्या का बहुत सही हल बताया है, क्योंकि ये मानसिकता नहीं होगी अगर, तो जीवन भर के रोने का एक प्रकरण है कि मतलब सब जगह से क्या लड़की पराई ही है, ना अपने घर की ना अपनी ससुराल की। हाँ, उसका घर कहाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन है। फिर उसका कौन सा घर है जी, लड़की का? तो इसके लिए कोई उसे मदद करने वाला नहीं है, वो खुद अपने आप को मदद करे। और जरूरी नहीं है कि महल ही घर होता है जी, उसका अपना घर हो। ये क्षमता कम से कम अपने आप में वो रखे कि हाँ, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर कायम कर सकती हूँ। जी। तो इसके लिए तो उसका पढ़ा लिखा होना और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर होना, जो सक्षम होना जरूरी है जी, उसका सक्षम होना जरूरी है। इस तरह से इस तरह की असल में जागरूकता और चेतना होनी चाहिए। जी। तो पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है लड़कियों की? पढ़ाई, वो तो काफी हर जगह विकास हो रहा है, तो वहाँ भी लड़कियां ही ज्यादातर अच्छी कर रही हैं अभी भी। जी। और नीतीश कुमार जी का जो ये देन है साइकिलिंग का, साइकिल जो दी गई लड़कियों को, इससे बहुत ज्यादा विकास हुआ। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगी कि एक दिन मैंने एक लड़की को साइकिल पर घास लेकर जाते हुए देखा मेरे घर के आगे से। वाह, तो वो मुझे इतना टच किया सही बात कि बचपन में मुझे भी ख्वाब था साइकिल चलाने का, लेकिन मेरी रूढ़िवादी परंपराओं में कुछ मेरी ताई चाची वगैरह थी, उन्होंने रोक लगा दी, तो मैं नहीं चला पाई। और जब मैंने देखा कि वो घास लेके जा रही है साइकिल पे, तो बस मैं देखती रह गई, ये क्या, ये तो बहुत बड़ी क्रांति है।
स्कूल जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना ही नहीं, ये लड़की, इसकी क्षमता देखो, इसकी ताकत देखो, क्या है शिक्षा इसके आगे में। ये घास लेके साइकिल पर मुश्किल से जा रही है। और शायद वहीं से मुझे मैंने मन में ठाना था कि मैं भी साइकिल चलाऊंगी, चाहे मेरी जो भी उम्र है, और मैं अपने अपने घर परिवार के बच्चों को भी ये मौका जरूर दूंगी। और ऐसा कुछ किया भी मैंने बाद में। अच्छा, ये बिहारी मदर इन लॉ भी काफी मशहूर रही है, उनका क्या हाल है? हाँ, वे सुधर रही हैं, क्योंकि बहुएं अब सक्षम हो गई हैं, बहुएं अब अर्थोपार्जन भी कर रही हैं, तो बहुत हद तक उनको मुंह बंद रखना पड़ता है और उनको संभालना पड़ता है। लेकिन अभी भी बहुत कम सुधार हुआ है, बहुत कम। बल्कि कामकाजी महिलाएं तो इतनी क्षमता रखती है कि वो घर संसार संभालने के साथ परिवार को भी देखती हैं, नौकरी भी करती हैं, बच्चे भी पालती हैं। तो बहुत भारी पड़ता है उनको, इसमें कोई शक नहीं, पर वो करती हैं और करके दिखाती हैं। बट सास बहू का जो रिश्ता है उसमें बहुत कम सुधार हुआ। मैं हमारी पीढ़ी के लोगों में, मैं जहाँ तक ये करने की कोशिश करती हूँ कि बेटी और बहू का अंतर जो है, बेटी घर आए काम करके, ऑफिस से, स्कूल से, नौकरी करके, तो वो थक गई है। बहू जब घर आए तो किचन संभाले। क्यों? इस दूरी को पाटिए। इस दूरी को पाटने का काम हमारे पीढ़ी की जो है उनको करना चाहिए। और मैंने इसके लिए जगह जगह बातें की कि क्यों ये अंतर क्यों करते हो, सारे गुण क्यों खोजते हो उसमें। सारे गुण कैसे हो सकते हैं एक लड़की में? कुछ अवगुण तो होंगे ही, जैसे हमारी अपनी बेटी में है, और उसको ढकिए अवगुण है तो। और ऐसी सास हुई भी हैं, फिर भी बहुत कम हुई है, ये तो मैं मानूंगी। सुधार बहुत कम हुआ है अभी सास बहू में। अच्छा प्रतिभा जी, जी जी नहीं, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, यही कह रही थी कि अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, और इसे महिलाएं ही कर सकती हैं। जी, सही कह रहे हैं आप कि महिलाओं का ही बिगाड़ा है, महिलाओं से ही सुधरेगा। महिलाएं ही कर सकती हैं। इसके लिए कोई कानून और कोई व्यवस्था इस सब से नहीं होने वाला। हाँ, जबरदस्ती और दबाव से तो चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इनका मन बदलना है, आपका सोच बदलना है, वो तो आपको स्वयं करना है। जी। अच्छा प्रतिभा जी, एक लेडी टीचर के रूप में आपके बहुत लंबे और दिलचस्प अनुभव हैं, कुछ वो शेयर करें। और साइकिल तो आप देर से चला सकी, लेकिन अपने एरिया की आप फर्स्ट लेडी थी जो स्कूटी चलाती थी। तो आपने टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी और बहुत सी पास ब्रेकिंग मेमोरीज हैं आपकी इस विषय को लेकर। सबसे बड़ा अनुभव तो ऑल बॉयज स्कूल में टीचिंग का है, तो कुछ बताएं अपने ये जो अध्यापन के अनुभव हैं। जी जी, स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग 1987 में हुई थी। तो जब मुझे लेटर मिला, हालांकि ये मेरी तीसरी जॉब थी, उसके पहले भी मैं जॉब कर रही थी, लेकिन इस स्कूल में ज्वाइन करने के लिए जब मुझे लेटर मिला तो इसलिए मैं नहीं डर गई कि मुझे टीचिंग जॉब हाई स्कूल में करनी है, बल्कि मैं इसलिए बहुत ज्यादा डर गई थी कि इतने बड़े स्कूल में, इतने फेमस स्कूल में, जिसका रिकॉर्ड ऐसा वैसा रहा है, तो मैं बहुत डर गई थी कि इतने बड़े स्कूल में, और मैं इतने बड़े विद्वान लोगों के बीच में, और सारे लड़कों को मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी। उस स्कूल के नाम से विलियम्स हाई स्कूल वो कहा जाता रहा है, वैसे अब इधर गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल दिया। तो मैं बहुत डर गई थी और सारी रात मुझे नींद नहीं आई, और फिर कैसे क्या होगा, तो मैं बहुत डर गई थी। और जब विद्वान लोग वहाँ थे तो वो बड़े संस्कारवान लोग थे वहाँ। जब मैं वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार मुझे दिया, और बिल्कुल बेटी और छोटी बहन की तरह इतना अच्छा व्यवहार दिया कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा भावुक हो जाती थी कि ये इतने अच्छे लोग हैं ये। फिर पूरे स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र और लड़के ही लड़के
उस समय 10 क्लास तक। तो ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा तैयारी करती थी पढ़ने क्लास के लिए, और बहुत तैयारी करके मैं क्लास में जाती थी, और अपने बुजुर्ग शिक्षक जो सीनियर्स थे हमारे, मैं उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे जी। और फिर आपका अपना रहन सहन, अपना व्यवहार भी कुछ मायने रखता है या शिक्षिका के रूप में, तो मैंने उसका भी ख्याल रखा, छात्रों के साथ व्यवहार का भी ख्याल रखा, और बहुत जल्दी ये आसान हो गया। एक चीज और भी मुझे वहाँ साथ दे गया कि मैं वहाँ स्थानीय थी, लोकल थी मैं वहाँ जी। तो इससे भी मुझे मेरी दिक्कतें कुछ महीनों में ही समाप्त हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न का दूसरा पक्ष है आपका साइकिल और स्कूटी चलाने का। तो मेरे घर में जब मेरी घर की लड़कियां भतीजियां जब साइकिल से स्कूल जाने लगी, तो फिर उन्हीं के साइकिल से, जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के खड़ा किया था, परिवार के ही बच्चे, उसने मुझे साइकिल चलाने में हेल्प किया। फिर मैं साइकिल चलाने लगी। फिर मैंने स्कूटी ले ली। उस समय मैं 50 पार करने वाली थी एक उम्र में। और स्कूटी लेने के बाद 1.5 महीना में मैं रोड पर आ गई और मैं स्कूटी से जाने लगी। अपने शहर में मैं दूसरी थी। एक कोई पब्लिक स्कूल की कोई लड़की, कोई कम उम्र की शिक्षिका, वो उन्होंने शुरू किया था चलाना, मुझे पता चला, मैं दूसरी थी। तो निश्चित रूप से इस उम्र में स्कूटी चलाना, कोई कहते थे हड्डी टूटेगी तो जुड़ेगी नहीं, टाइम लगेगा, इस उम्र में कोई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस तरह के गाने मिलते थे। तो मैं कहती थी बूढ़ी घोड़ी कोई लगाम, लाल लगाम चाहिए, जवान घोड़ी तो ऐसे ही सुंदर लगती है। और मैंने इसको सब परवाह नहीं की, बल्कि मुझे अंदर से बहुत बड़ी खुशी मिलती थी कि मेरे बचपन का एक सपना पूरा हो रहा था, साइकिल चलाने का, और आज मैं स्कूटी चला रही हूँ। दूसरा पक्ष ये है कि वह स्कूटी मेरी बुढ़ापे की लाठी हो गई। मुझे इतनी मदद उससे मिलने लगी सारे काम काज में। और चूंकि स्कूल में पढ़ाने के अलावे भी कुछ काम मुझे मिल जाते थे। नवोदय विद्यालय जाना जो 5 किलोमीटर है, BRC जाना, वहाँ ट्रेनिंग देना है, वो 3 किलोमीटर है। दौड़ भाग वाले काम जो स्कूल से ही रिलेटेड होते थे, और अपने निजी जीवन की बातें तो अपने काम के लिए अलग हैं। जी, अपने टीचर्स को भी खूब ट्रेनिंग दी है। जी हाँ, मुझे पहले तो गवर्नमेंट ने मुझे ही ट्रेनिंग दी, पटना में जो SCRT संस्था है ट्रेनिंग और रिसर्च का, तो पहले मुझे ट्रेनिंग दी गई, और उस ट्रेनिंग के आधार पर फिर मुझे ट्रेनर बनाया गया। बाद में मुझे टीचर एजुकेटर बनाया गया, और ट्रेनिंग का एक सिलसिला चलना शुरू हो गया। जी। और अपने से भी सीनियर टीचर्स को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। बड़ा लंबा सिलसिला फिर ट्रेनिंग का चलता रहा। जी। अच्छा, हिंदी की भी ट्रेनिंग और इंग्लिश में भी ट्रेनिंग। मैं ब्रिटिश काउंसिल में भी मैं जुड़ी रही, वहाँ भी सिलेक्शन के आधार पे मैं थी। 5 साल तक उनका प्रोजेक्ट था। तो वो ट्रेनिंग का एक अलग ही फेज था, उसमें भी काम किया। हाँ, उसमें किस तरह का काम था? उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी पटना में, एट इंटरवल हमें ट्रेनिंग दी जाती थी इंग्लिश की। जी। और फिर उस ट्रेनिंग के बाद जिले स्तर पर जो है एक सेंटर बनाया गया, और उसमें हर पूरे जिले के जो इंग्लिश के शिक्षक थे उनको ट्रेनिंग देना था। जी। तो वो भी जिस तरह हमें वो बीच बीच में ट्रेनिंग देते थे एक अवधि बनाकर, उसी तरह हमारे लिए भी वहाँ से प्रोजेक्ट बन के आता था कि आपने जो वहाँ सीखा है वो यहाँ पे अपने शिक्षकों को दीजिए। तो उस तरह से ट्रेनिंग यहाँ दी जाती थी, देना होता था। तो उसमें पूरे जिले से, पहले तो मैं अकेली थी, और इंग्लिश के 36 टीचर थे पूरे जिले के। बाद में एक जूनियर भी मेरे साथ आए ट्रेन होकर के। तो हम 2 थे, और वो 36 शिक्षक को हम लोग ट्रेनिंग कई बार हम लोगों ने दिया। तो ये थी प्रतिभा कुमारी, महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल,
न सिर्फ उन्हें बिहार पर गर्व है, बल्कि विलुप्त हो रही वहां की कलाओं, परंपराओं को फिर से जीवित करने का हौसला भी है इनमें।